कौन सा ऐसा इकोनॉमिक साइंटिस्ट है जो इस तरह की इक्वेशन क्रिएट करता है कि अगर हम तेल की कीमतें बढ़ाते जाएंगे तो डॉलर की कीमत नीचे आएगी? रुपए मजबूत होने की जितनी इलास्टिसिटी होती है, रुपए कमजोर होने से वो बहुत ज्यादा कम है। इन्होंने ये और तेल को महंगा कर दिया। और जैसे मैंने पहले बयान किया था, अगर तेल महंगा हुआ तो समझे हर चीज महंगी। ये जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है, ये क्या है? ये 24% इसकी रेशो दिखा रहा है। क्या असर हो सकता है एक आम आदमी के ऊपर? अगर ये 24-25% पे आ जाता है तो इसका मतलब है कि एक महंगाई का तूफान बर्पा होने वाला है। इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर हमें बड़े सख्त मेजर्स लेने पड़ेंगे। हुकूमत से रिलीफ एक्सपेक्ट करना चाहिए या वही जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं? अब आम आदमी ये देखता है कि बजट में मेरे ऊपर मजीद हो जाएगा या मुझे कहीं रिलीफ दी जाएगी। देखिए, बजट के नतीजे में मुझे कोई खास इजाफी बोझ नजर नहीं आ रहा। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। बचपन से जवानी हो गई, हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका एक ही राग अलाप रहा है कि पाकिस्तान को डू मोर करना चाहिए। वो डू मोर जब हम छोटे थे तब भी सुनते आ रहे थे, हम बड़े हुए तब भी सुनते आ रहे हैं, मिडिल एज में आ गए तब भी हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान को डू मोर करना चाहिए। लेकिन अमेरिका उससे शायद आज तक न राजी हुआ न खुश हुआ। और अब IMF की बात हो रही है कि IMF अभी पाकिस्तान से खुश नहीं है। ये इस मुल्क का वफाकी वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि IMF अभी भी खुश नहीं है। इतनी महंगाई के बावजूद, प्लस साइज के पेट्रोलियम प्राइसेस के बावजूद, प्लस साइज के डीजल के रेट्स के बावजूद और प्लस साइज के डॉलर के रेट्स के बावजूद अभी भी इस मुल्क का वफाकी वज़ीर ख़जाना कहता है कि अमेरिका खुश नहीं है, IMF खुश नहीं है और हमें मज़ीद इक़दाम करने होंगे। तो किस हद तक ये इक़दाम करने होंगे? क्या इस गवर्नमेंट के करता धरता ये नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान की पब्लिक कितनी गमज़दा है, उनको कितनी तकलीफ है? क्या उनकी भी किसी को खुशी का एहसास है या नहीं है? क्या कोई ये सोचेगा कि एक आम आदमी जो 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमाता है, आखिर वो अपना गुजर बसर करता होगा तो कैसे करता होगा? उसका बजट कैसे चलता होगा? उसके घर का बजट बनाना है तो आखिर कैसे बनाना है? तो ये बजट जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम वफाक बनाता है, IMF अप्रूव करता है, अगर इतनी प्री बजट महंगाई के बावजूद भी IMF खुश नहीं है तो आखिर इसको खुश किया जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब पेट्रोल इस हद तक बढ़ चुका है तो आने वाले दिनों में मजीद लेवी बढ़ाकर, टैक्सेस बढ़ाकर क्या पेट्रोलियम प्राइसेस की ट्रेजेक्टरी 300 तक जाएगी? और अगर पेट्रोल की कीमतें 300 फी लीटर के हिसाब से होती हैं तो महंगाई के आने वाले तूफान को कौन रोकेगा? शौकत तरीन साहब ने भी आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल झूठ बोलना बंद करो। तो अगर वफाक में खजाना की वजारत देखने वाला शख्स इतने बड़े झूठ बोल रहा है तो जो बाहर बैठकर सुन रहे हैं वो खामोशी से सिर्फ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? इसके ऊपर रद्द अमल क्यों नहीं आ रहा? और रद्द अमल उस तरह से क्यों नहीं आ रहा जिस तरह से आना चाहिए? एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है बजट 2022, बजट 2022। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, बजट 2022-23 की बारूदी सुरंगें। आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब रहीम यार खान से रुकन सूबाई असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान सियासतदान मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मारूफ माहिर मुआशी उमूर जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब जनाब मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं। मखदूम साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बजट के ऊपर एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट आपकी राय और फॉर्मर प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से आप इस बजट को कैसा बजट देखते हैं? मखदूम साहब। जी शुक्रिया जमील साहब फॉर टेकिंग मी ऑन दिस शो। बजट के लिहाज से मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि बजट मेकिंग एक्सरसाइज के कुछ असूल होते हैं
आपने एक अगले साल का खाका पेश करना होता है और उनके ऊपर उस खाके को बनाने के लिए एक सेट ऑफ अजम्पशंस होता है। उस अजम्पशन के सेट्स के ऊपर आपको एवेल्युएट किया जाता है कि हाँ, क्या ये हकीकत पसंद बजट है या इसके नज़दीक क्या हम अगला माली साल अपना चला सकेंगे सिलसिला या नहीं सिलसिला चला सकेंगे। इस पर मैं बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इसके अंदर फंडामेंटल फ्लॉज हैं कि इसकी जो फाउंडेशन है उसके अंदर जो सेट ऑफ अजम्पशंस यूज़ किए गए हैं वो ही ठीक नहीं है। आप सबसे पहली अजम्पशन वो महंगाई है, इन्फ्लेशन कि कुव्वत ख़रीद पे जिस लोगों को अफेक्ट होना है और बिजनेसेस को अफेक्ट होना है, उससे टैक्स रेवेन्यू को अफेक्ट होना है, वो 11.5% अज्यूम की जा रही कि इस साल की इन्फ्लेशन होगी आने वाले साल में। 60 रुपये आपको पता है तेल की कीमतों में बढ़ चुका है, आपको पता है कि बिजली की कीमतों में बढ़ाई आ गई है और आपको ये भी पता है कि इन चीज़ों का इफेक्ट एनर्जी प्राइसेस का एक लैग के साथ आता है सिस्टम के अंदर। अभी ये वो हैं जो इंक्रीजेस इस गुज़श्ता माली साल में हो चुके हैं, अभी तो इनका इम्पैक्ट हमें जुलाई में आना शुरू होगा प्रॉपरली। मैं इन्फ्लेशन को देख रहा हूँ कहीं 25 से 30% के अंदर, ख़ास तौर पे जब आप ने जो बजट की हुई है अमाउंट तकरीबन 1350 अरब रुपया इस बजट के अंदर रेवेन्यू की मद में रखा गया है कि ये हम एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटी से जनरेट करेंगे, जिसमें आपका लेवी आ जाता है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आ जाता है, GIDC आ जाता है गैस के अंदर। फिर आपने अज्यूम किया हुआ है कि आप बहुत सारी सब्सिडीज़ जो एनर्जी पे दे रहे हैं, जो बिजली पे दे रहे हैं, उनको आप ख़त्म करेंगे। ये 1350 अरब रुपया आप कैसे करते हैं? और अगर आप करते हैं इस सारे को तो इन्फ्लेशन जो कुव्वत ख़रीद है ये तो 30% से भी टापने का इसका खदशा है। तो पहली बुनियादी बात जो मैं ये करना चाह रहा था कि बजट के अंदर बड़ा मैटर करता है कि हम इन्फ्लेशन का नंबर क्या अज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद ज़रा मैं बात करूँगा अब आपसे कि ऐसी इन्फ्लेशन के अंदर फिर हम एक और नंबर अज्यूम कर रहे हैं कि मुल्क किस GDP के साथ ग्रो करेगा। 5% की ग्रोथ अज्यूम करना रियल GDP का मतलब है कि अगर मेरे मुताबिक अगर 20 से 25% इन्फ्लेशन होती है, मैं कंजर्वेटिव फिगर कह रहा हूँ, वैसे अल्लाह करे इससे भी कम हो, बट खदशात इससे ज़्यादा है। चले अज्यूम करते हैं कि अगर 25% पे भी ये ग्रो करता है, इसका मतलब है कि रियल GDP ग्रोथ की 5% के लिए क्या ये 30% से ग्रो करेगी हमारी इकोनॉमी टू बीट द इन्फ्लेशन? मुमकिन नहीं। अगर 1-2% आज की जिस तरह की एक्सरसाइज है, जिस तरह की ये इस वक्त इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चल रही है, उसके अंदर मैं भी 1-2% इसकी ग्रोथ को देख रहा हूँ। और वो भी मैं देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि इतना रिलायंट नहीं होता इन्वेस्टमेंट पे, वहाँ से आएगी। तो मेरे ख्याल से ये 2 बुनियादी एजम्पशंस जो हैं ये बड़ी माने खेज हैं। इनको जिस तरह बनाया गया है इस बजट के अंदर से वो हकीकत पसंद आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा मखदूम साहब, इससे पहले कि मैं पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर बात करूं, अब खान साहब ने एक बात आज बड़ी क्लियर कही। उन्होंने कहा कि जो ट्रेजेक्ट्री थी हमारी इकोनॉमी की वो टेक ऑफ कर रही थी, दुरुस्त समत में जा रही थी, और अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1.5 महीने में जितनी महंगाई इन्होंने कर दी है इतनी तो हमने 3 साल में नहीं की थी। तो आप एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट आप भी यही कहेंगे कि वाकईतन ट्रेजेक्ट्री जो थी वो लिफ्ट कर रही थी, ऐसा नहीं था कि इकॉनमी का बहुत बुरा हाल था और हुकूमत को उस महंगाई जो महंगाई आप लोगों को में दौर में अंदर थी उस महंगाई के ऊपर हुकूमत को जाना चाहिए था? देखें, अगर आप सिमत का तयन देखें वो तो हमने बड़ा अपना सियासी सरमाया खर्च करके 2018 में 2019 में बहुत सख्त मुश्किल फैसले किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसके बाद अब मईशत मुस्तहकम हो गई थी। अब ये वाकई इतने सालों बाद आप देख रहे हैं कि GDP ग्रोथ किसी एक गवर्नमेंट का चौथे साल में 6% पे आ जाए। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, जो कि खुद आके इस हालिया हुकूमत ने प्रेजेंट किया। जी हाँ। तो डेफिनेट ग्रोथ है, जो चीज़ें हैं, जो सिमत है वो ठीक थी। मगर आप एक चीज़ को ज़रूर में मद्देनज़र रखें कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ्यूल करती है। मार्च के एंड के अंदर आपका एक्सचेंज रेट 177 था, 202 रुपए के ऊपर नीचे ये इस वक्त हवर कर रहा है। जब भी आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है।
और इस टाइप की ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर तो हद से ज़्यादा ज़रूरी था कि एक हुकूमत को कंटिन्यूएशन के साथ अपना टेन्योर और इस ट्रेजेक्ट्री को आगे लेके जाते हुए पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहिए। वेरी राइट। अच्छा, अब मुझे एज एन एक्सपर्ट ज़रा समझा दीजिएगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मेरी भी है, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। ये मुझे बताइए, ये कौन सा ऐसा इकोनॉमिक साइंटिस्ट है जो इस तरह की इक्वेशन क्रिएट करता है कि अगर हम तेल की कीमतें बढ़ाते जाएंगे तो डॉलर की कीमत नीचे आएगी? ये मुझे थोड़ा समझा दीजिए कि ये कौन सी साइंस है सर, कि जितना तेल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ये मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं, तो उससे हम डॉलर को जो है वो नीचे ले आएंगे और रुपया हमारा मजबूत होगा। इज दैट राइट? सो राइटली सो सर, अगर आप तारीख को उठा के देखें तो ये रुपए मजबूत होने की जितनी इलास्टिसिटी होती है, रुपए कमज़ोर होने से वो बहुत ज़्यादा कम है। बहुत कम हमने देखा है दिहाइयों के अंदर जहाँ रुपये ने अपने आप को गेन बैक किया। जो ये लॉजिक दिया जा रहा है, इसका एक तो काउंटर लॉजिक भी तो देखें। जो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट महंगाई में आता है एनर्जी प्राइसेस की वजह से, आप कोई चीज़ उठा के ले लें, आप अशिया खुर्दनोश उठा लें, आप कोई टीवी खरीदने चले जाएं, माइक्रोवेव ले लें, कोई चीज़ आप लेने जाएंगे, एनर्जी प्राइसेस हर चीज़ के अंदर फैक्टर इन करती हैं और खाली एक लेवल पे नहीं करती। वो जो ट्रांसपोर्ट करके उनको लेके आ रहा होता है उसके अंदर वो प्राइस बिल्ट इन होती है, वो जो आपकी दुकान तक पहुंचा रहा होता है उसमें बिल्ट होती है, जो आप खरीदने जा रहे होते हैं तेल खर्च करके उसमें बिल्ट हो रही होती है। तो एनर्जी के साथ ये कह देना कि एनर्जी की प्राइस बढ़ाने से डॉलर मुस्तहकम होगा, हमारा रुपी पैरिटी बेहतर होगी और हम महंगाई को भी काबू कर लेंगे, आई थिंक दिस इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। ये मैं आपसे सुनना चाह रहा था, क्योंकि शायद लोग मुझे एज अ लेमैन मेरी बात पे इतना यकीन ना करते, लेकिन क्योंकि आप फाइनेंस की मिनिस्ट्री देख चुके हैं पंजाब की और आप एक्सपर्ट भी हैं, आप बैंकर भी रह चुके हैं। अब आ जाते हैं हमारा टैक्स कलेक्शन की जो अहदाफ रखे हैं इस हुकूमत ने, आपको लगता है कि ये अचीवेबल है? और ऐसे दौर में जबकि लोगों को हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट ही ना हो कि ये जो पैसा इनके पास हम देंगे एज ए टैक्स, ये यूटिलाइज होगा भी राइट जगह पे या नहीं होगा? मखदूम साहब देखें, बहुत डिपेंड करता है। जो आपने बात की ना, ये ट्रस्ट भी बड़ा मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की एक्सचेकर के अंदर पैसे कितने आ रहे हैं, किस तरह की कलेक्शन जा रही है। जो इन्होंने टारगेट सेट किया है, मेरे ख्याल से इससे ऊपर भी अगर ये जो मेजर्स लिए गए थे, जिस तरह से टैक्स बेस नेट को बढ़ाया जा रहा था विदाउट इवन इम्प्लीमेंटिंग न्यू टैक्सेशन मेजर्स, अगर ये सही टैक्सेशन, सही प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को आगे लेके आते और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जगह जहां जहां गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनकी तरफ अगर ये टारगेटेड अप्रोच के साथ इस बजट के अंदर हमें कुछ ये खदोखाल दिखाते, ये इनिशिएटिव्स दिखाते कि जनाब हम 30 साल से हुकूमत करते आ रहे थे, हमने बहुत सारे अपने लर्निंग की हुई है, तो हम XYZ मेजर्स लेने जा रहे हैं जो देखिएगा गरीब आदमी पे कम बोझ पड़ेगा और XYZ तरीके के जरिए हम ये 7 ट्रिलियन इकट्ठा कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ इंसान बात कर सकता था आगे। हमारे जो हमने अपना एस्टिमेट लगाया हुआ था, हम 8 ट्रिलियन तक भी जा सकते हैं, 7.9 ट्रिलियन के इर्द-गिर्द इन दिस अगला जो माली साल आ रहा है, सिर्फ अच्छे सही प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के मेजर्स लेके। जिस तरीके से ये इस चीज़ को आगे लेके जाना चाह रहे हैं उसके अंदर बहुत सारा मैंने आपको जिक्र किया कि पेट्रोलियम और ये सारी लेवीज का भी उसके अंदर शामिल है कि उन्होंने भी ऐड होना है। GST भी बात कर रहे थे मिफ्ता साहब उस दिन आके कि हम शायद पेट्रोलियम पे लगाएं, चीज़ें करें। मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब होगा। मेरा ख्याल ये है कि टारगेट से शायद ये इसके अंदर शॉर्टफॉल ज़रूर आएगा। शॉर्टफॉल ज़रूर उसके आएगा। नुकसानात मैं आपको बता दूं प्लीज़। इस वक्त जो नेट फेडरल गवर्नमेंट के पास तकरीबन रेवेन्यू आएगा ना प्रोविंसेस को देने के बाद, वो तकरीबन बनता है 4.9 ट्रिलियन। आपकी डेट सर्विसिंग और अखराजात मिला के बनते हैं 9.5 ट्रिलियन। तो अगर आप अपना डेट और जो ये सिविल सर्वेंट्स की हम तनख्वाही दे दें तो वी आर एंटरिंग इनटू अ डेफिसिट। तो एक और फिगर जो इसमें बिल्कुल ठीक मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं प्रेजेंट किया गया, वो है कि हम फिस्कल डेफिसिट इस साल क्या देख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भी तकरीबन 7 और 9% के दरमियान जा सकता है, जो कि अगेन एक बड़ी ग्रेव सिचुएशन पैदा कर देगा इस मुल्क के लिए। अच्छा मखदूम साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक और बात कही बजट स्पीच के दौरान,
उन्होंने कहा कि इस बजट का जो रिलीफ है ये 3 माह बाद पब्लिक को मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला तो वो गालिब का शेर है ना, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो पहले तो ये नहीं पता कि ये 3 महीने हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बात मान ली जाए और आपसे एज एन एक्सपर्ट ये पूछा जाए कि रियलिस्टिकली क्या ये पॉसिबल है जिन फिगर्स के साथ ये बजट के साथ एंटर हो रहे हैं कि हम पब्लिक के अंदर रिलीफ देख सकेंगे आने वाले 3 महीने में? पब्लिक की रिलीफ के लिए अगर किसी हुकूमत ने एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाया था तो वो कोविड के दिनों में हमें दुनिया के हालात, पैंडेमिक में पाकिस्तान ने सबसे अच्छा इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाया था एहसास प्रोग्राम के थ्रू। बड़ा एक काबिल सिताइश है जो वो पूरा एक एक्शन लिया गया और हकीकी मानों में लोगों को पैसे मिले, टाइमली मिले। ये जिस टाइप की रिलीफ की बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल इस महंगाई के अंदर ये तो बल्कि ऊंट के मुंह में जीरा देने के के मुतादिफ है कि आप 2000 रुपया देने जा रहे हैं। इन्फ्लेशन का हाल देखें और 2000 रुपये से किसकी कुव्वत खरीद में इंप्रूवमेंट आने जा रही है। आई थिंक इनको रीथिंक करना पड़ेगा। और अगर ये बिल्कुल ही कोई नया मॉडल सोच रहे हैं कि जी एहसास क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था और हम कोई नया मॉडल लेके आए, तो मेरा नहीं ख्याल किसी तरीके से ये 3 महीने में कुछ भी कर पाएंगे। अच्छा, तेल की कीमतें अब आपके हमारे सामने हैं, 210 रुपये फी लीटर पेट्रोल मिल रहा है। वैसे आम आदमी के लिए तो बहुत बोझ है, जाहिर है कि जो कमाने वाला तबका है उनके लिए भी ठीक ठाक मसले मसाइल हैं। अभी ये जो लेवी और टैक्स अगर इसमें ऐड करते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि किस पॉइंट तक ये जा सकती है पेट्रोलियम प्राइस पाकिस्तानी रुपये में पर लीटर? देखें, इसका दारोमदार होगा कि आपका इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट किस तरह बिहेव करता है। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एजम्पशन इस बजट के अंदर ली गई है कि ये नीचे की तरफ की डायरेक्शन को मूव करेगा। जो इस वक्त के हालात हैं और जिस तरह से इस साल की फोरकास्टिंग की जा रही है, ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा। तो जो ये एजम्पशन है कि जी हम तेल में ये लेवीज वगैरह ऐड करेंगे क्योंकि ओवरऑल एक प्राइसेस नीचे आ रही होंगी, मेरा ख्याल है ये एक सेफ एजम्पशन बिल्कुल नहीं है। ये सवाल बहुत ज़रूरी बनता है इस वक्त पूछना कि अगर तेल इसी पे रहा तो क्या ये लेवीज लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल ये लेवीज लगा पाएंगे क्योंकि एन एडिशनल 30-40 रुपीज़ का बर्डन आप नहीं पास ऑन कर सकते, और वो है एग्जिस्टिंग लेवल्स पे। मगर जिस तरह की बातें चल रही हैं, 30 से 40 रुपए की तो मिनिमम बात हो रही है कि हमारा इन्होंने ये और तेल को महंगा करना। और जैसे मैंने पहले बयान किया था, अगर तेल महंगा हुआ तो समझे हर चीज़ महंगी, कोई चीज़ आपकी नहीं है जो उसके बाद इसका रेट नहीं बदलेगा। जी, हाशिम जमा बख्श साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन जहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डेफिनेट सी बात है कि हर आदमी इफेक्ट हो रहा है, और ख़ास तौर पर उस सिचुएशन के अंदर जब साबका हुकूमत के इस वक्त के पॉपुलर तरीन लीडर यानी इमरान खान साहब के ऊपर चार्जशीट ये है कि वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात ना मानते हुए तमाम कीमतों को कंट्रोल किए हुए थे। ये चार्जशीट है, शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में किसी गए हुए वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा था, वो इंटरनेशनल इदारों के दबाव में नहीं थे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे ये आपसे पूछना था कि क्या इंटरनेशनल इदारों की बात ना मानना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकॉनमी में रहते हुए पॉलिटिक्स करना, या फिर पब्लिक रिलीफ के लिए काम करना और इंटरनेशनल इदारों को आंखें दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, इसमें बड़े क्लैरिटी है। एज अ सॉवरेन स्टेट, योर स्टेक होल्डर्स आर द सिटीजंस ऑफ योर कंट्री। एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी एंड ऑल डिसीजंस आर टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री। उसमें आप अभी भी देखें जो जिस किस्म का ये बजट बनाया गया है, आई थिंक इसमें भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात आएंगे क्योंकि मेजर्स की इसमें कमी है। कुछ मैं ये बात करता चलूँ पीटीआई के जो फ़लसफ़े के लिहाज से कि हमारे जो मेन मंसूबे हैं, जिस पे मेन फ्लैगशिप आप स्कीम्स भी देखें, वो सारी की सारी पब्लिक सोशल प्रोटेक्शन की स्कीम्स हैं। वो एहसास प्रोग्राम है, वो सेहत कार्ड का प्रोग्राम है, वो हॉस्पिटल्स बनाने का मैक्सिमम, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम गए भी हैं तो मैसिव हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हैं।
इस सोच को अगर इम्बाइब किया जाए और पब्लिक वेलफेयर, मैसिव पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स लाई जाए, काम की स्कीमों में भी देखें, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो हमें, जिस तरह कोविड के दिनों में हमने लेके आए थे हम पब्लिक वर्क्स के ऐसे प्रोग्राम जो छोटे वर्क्स हो, जिसमें लेबर एंगेज हो, जिसमें ज्यादा लोग काम कर सकें, इस टाइप की सोच के साथ आप मुल्क को बचा सकते हैं। इस टाइप की सोच के साथ आप अपने लोगों को रोजगार फराहम कर सकते हैं, और इसी सोच को अगर आगे लेके चलना चाहिए तो ही हम इन हालात से का मुकाबला कर सकते हैं। मखदूम साहब देखिए, अब जो ब्लॉक गेम है डेफिनेटली फॉरेन अफेयर्स का सब्जेक्ट है, मैं उसके ऊपर आपसे थोड़ी बात करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर हम रशिया के साथ ऑयल ट्रेड के ऊपर ऑन पेज आ जाते और खान साहब अभी हुकूमत में होते और अगर हमें 30% कम प्राइस के ऊपर रशियन ऑयल या क्रूड ऑयल मिल रहा होता तो आज हमारी इकोनॉमी की ये हालत होती जो अभी है। देखिए 30% इज अ ह्यूज डिफरेंशियल। आप कीमत में देखें 30% की अगर आपको आपका मेन एक्सचेकर पे बर्डन ही इस वक्त या तेल की कीमतों का है या आपकी डेट सर्विसिंग का होता है, अगर आप देखें तो आपका डॉलर भी इतना डिप्रिशिएट ना कर रहा होता, और अगर सॉवरेन हमें कोई अच्छी ट्रांजैक्शन कहीं से भी मिलती तो पाकिस्तान शुड गो अहेड विद इट, और उससे डेफिनेटली जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं वो भी कम होते हैं। डिफॉल्ट होने की वर्ज पे हैं हम मखदूम साहब, क्या ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं या हो चुके हैं? अल्लाह एज ए कंट्री, अल्लाह ना करे कि हम डेफिनेटली हालात इस वक्त बहुत वरीसम हैं। हाँ। हालात को अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मैंने पहले ही अर्ज किया लिंक्ड होती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ। जब तक इन दोनों तरफ स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली नहीं आती सिस्टम के अंदर। मुझे उम्मीद रखता हूँ कि हम थोड़ा सोच समझ के साथ इस मुल्क को, जिस क्रॉस रोड्स पे हम खड़े हैं इकोनॉमिकली, देयर हैज़ टू बी अ रिविजन ऑफ थिंकिंग। इस बजट और इस सोच के साथ जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो डेफिनेटली लम्हा फिक्रिया है। लम्हा फिक्रिया है। अब दो एक सवाल ये फेडरल से रिलेटेड और एक आध मैं पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चन करके मैं क्लोज करूंगा। एक तो एक आम आदमी के लिए, लेमैन के लिए ज़रूर क्लियर कीजिएगा, ये जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है ये क्या है? ये 24% इसकी रेशो दिखा रहा है, ये क्या है और इसका क्या असर हो सकता है एक आम आदमी के ऊपर? ये एक बास्केट ऑफ गुड्स पे कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि एक इंसान की जो यूटिलाइजेशन है, जो कंजम्पशन है चीज़ों की, जो उसको एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करनी है जो चीज़ें, उसकी उस फूड बास्केट में और इन्फ्लेशनरी ओवरऑल इन्फ्लेशन बास्केट के अंदर उनका एक सर्टेन वेटेज होगा। अगर ये 24-25% पे आ जाता है तो इसका मतलब है कि एक महंगाई का तूफान बर्पा होने वाला है। इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर हमें बड़े सख्त मेजर्स लेने पड़ेंगे, ऑस्टेरिटी के भी, कंजर्वेशन के भी, जिसके बाद हम इसको अरेस्ट कर पाएंगे। ये महंगाई 25% का मतलब ये है कि आपके इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो कि अभी 4% बढ़ गए, ये और ज़्यादा बढ़ेंगे। हुकूमत की अपनी बोरोइंग बढ़ जाएगी, हुकूमत ने जो अपनी डेट सर्विसिंग करनी है वो बढ़ जाएगी। और ये कुछ अरबों की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अरबों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। डेफिनेटली ये जो हमारी इन्फ्लेशन इंडेक्स है ये हर आदमी को इफेक्ट करती है। ये एक फिगर है जिसको बल्कि मैं नहीं बल्कि पूरी 20 करोड़ आवाम को देखना चाहिए कि ये हर माह बर माह ये किस रेशो के साथ ये बढ़ रहा है और पिछले साल की निस्बतन ये कितने से बढ़ा है। राइट सर। अच्छा, अब इस बजट को जो वफाकी पार्लियामान के अंदर पेश हुआ, इसको हम न्यूट्रल बजट कह सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की बेंचेस के ऊपर भी गवर्नमेंट बैठी थी, अपोजिशन की बेंचेस के ऊपर भी गवर्नमेंट बैठी थी, तो इससे ज़्यादा पुरसकून बजट मैंने तो पेश होते हुए मैंने तो अपने जर्नलिस्टिक करियर में नहीं देखा। आई मीन के तकरीबन 2005 से मैं इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मैंने आज तक इतना पुरसकून बजट, हेडफोन्स लगे हुए हैं, आप आए, आप देकर चले गए, इसको हम टर्म कर सकते हैं एज ए न्यूट्रल बजट सर? 4 साल हमने यहाँ बजट दिया है पंजाब में और कभी बैठ के इन्होंने स्पीच सुनना गवारा नहीं की शोर शराबे के बगैर। ये तो इनकी किस्मत के, इनको अपोजिशन में इस वक्त बिल्कुल जिस तरह आपने कहा सन्नाटा है उस तरफ। मगर एक मज़े की बात यह है कि ज़रूर हमें सुनना चाहिए
कि राजा रियाज साहब जो आपके अपोजिशन लीडर हैं, वो किस तरह इस हुकूमत पे तनकीद करते हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी स्पीच भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी इस लिहाज से। वो तो हम देखेंगे कितनी इंटरेस्टिंग होगी। लेट्स टॉक अबाउट पंजाब सर, क्योंकि आप प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर रहे वहाँ के। पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल जारी है, मैं आपका बस 3-4 मिनट ही लूँगा मैक्सिमम। ये अभी कोई मिनिस्टर ही नहीं है फाइनेंस का और वहाँ पर बजट पेश करने की तैयारियाँ हो रही हैं, अभी तक नाम तक नहीं डिसाइड हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है? सर वैसे देखें, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है फाइनेंस का, फाइनेंस मिनिस्टर की तो इस वक्त ना उनको दिन का पता होना चाहिए ना रात का होता है, क्योंकि इस वक्त आपके रात के 2-2, 3-3, 4-4 बज रहे होते हैं, आप चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे होते हैं, आप अपनी एलोकेशंस देख रहे होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस बिल के अंदर, टैक्स के प्रपोजल्स फाइनल हुए होते हैं, 1000 काम होता है जो आपको बजट से पहले करना होता है, और ये प्रोसेस आपका मार्च से काफ़ी स्पीड पकड़ जाता है। मैं तो काफ़ी हैरानकुन समझ रहा हूँ इस पूरी चीज़ को कि बजट 13 को है और अभी तक देयर इज़ नो फाइनेंस मिनिस्टर, देयर इज़ नो कैप्टन टू गाइड दिस शिप। अब मैं देखता हूँ 13 को क्या पेश करती है ये हुकूमत, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इस पर तज्जिया करेंगे। मगर ये इस प्रोविंस के साथ एक डिससर्विस है कि एक बड़ा अहम एक्सरसाइज होती है बजट मेकिंग में, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर का एक बड़ा अहम किरदार होता है। So somebody should be given this responsibility at the least. राइट सर। अच्छा, अब फेडरेशन एज वेल एज प्रोविंस, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, इस तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का आपकी नज़र में एज ए पॉलिटिशियन क्या हल है हमारे पास? सर मैंने पहले ही जो जुमला बोला था, दोनों चीज़ों का एक ही हल है। जब मैंने पहले भी आपको अर्ज की कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तभी जाएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। इलेक्शन करा के, क्योंकि फैसले भी सख्त करने वाले हैं, फैसले को आसान फैसले करने वाले नहीं हैं, सियासी सरमाया खर्च होता है इन फैसलों के ऊपर। 1 साल के ऊपर सही डिसीजंस नहीं ली जाएंगी जो मुल्क के वसी तर मफाद में हैं, लॉन्गर टर्म इंटरेस्ट के अंदर। जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते, सही माशी पॉलिसीज और सही माशी मेजर्स भी हुकूमतें नहीं लेंगी। तो इस सारे माजरे का, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो आपकी इकोनॉमिक डायरेक्शन हो, उसका इलाज यही है कि इलेक्शन कराए जाएं। लेकिन ताकि कहता कलामी की माजरत मखदूम साहब, आपको लगता है कि सारी सूरत हाल में जितना तेजी से ये इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं, साथ साथ कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं पेट्रोल की, ये इस मूड में लग रहे हैं कि इंतखाबात कराएंगे? मुझे तो हुकूमत करने के मूड में भी नहीं लग रहा है। वेरी वैलिड पॉइंट एंड दैट वाज द क्लोजिंग पॉइंट बाय द वे। मखदूम हाशिम जवाब बख्श साहब, रहीम यार खान से आपका ताल्लुक है, बड़े यंग फेस हैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का। मखदूम साहब, आपने एक्सक्लूसिव और बोल्ड टेलीविजन के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन आज़ाद, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं मुल्क के मारूफ माहिर मुआशी उमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब को प्रोग्राम के हिस्से में खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बजट तो अल्फाज और आदाद शुमार का गोरख धंधा होता है, हमारे लिए, हम जैसे लेमैन के लिए शायद अंडरस्टैंडेबल ना हो। आपसे मैं जानना चाहूँगा, उसी लेमैन का ये क्वेश्चन है, क्या उनके लिए अगले 2-3 महीने के अंदर इस बजट के बाद कोई रिलीफ है? इस हुकूमत से रिलीफ एक्सपेक्ट करना चाहिए या वही जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं? देखिए, बजट को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है हमारे यहाँ। मैं आपको ये बताऊं कि आम आदमी के लिए बजट बड़ा सिंपल है। आपको हुकूमत अपना तखमीना दे रही है कि इस साल में उसकी क्या तवक्कुआत हैं आमदन के हवाले से, और अपना तखमीना देती है अखराजात के हवाले से। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बजट के अंदर आती हैं। अब आम आदमी ये देखता है कि बजट में मेरे ऊपर मजीद बोझ आएगा या मुझे कहीं रिलीफ दी जाएगी। ये 2 बड़े सवाल आम आदमी के, जैसे आपने सवाल उठाया। देखिए, बजट के नतीजे में मुझे कोई ख़ास इजाफी बोझ नज़र नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह है कि जो बोझ डालने थे वो उसका बजट से पहले ऐलान कर दिया गया। 60 रुपये जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी गई, वो बजट से पहले ऐलान हो गया था। 7 या 8 रुपए बिजली की कीमत टैरिफ में, वो बजट से पहले ऐलान हो गया था। ओगरा ने 40 से 45% गैस की कीमत बढ़ानी है, वो बजट से पहले ऐलान हो गया था।
तो अब बजट के अंदर कोई इजाफी टैक्सेस जो हैं वो आम आदमी के ऊपर नहीं डाले जा रहे, और एक्चुअली जो इनका पर्सनल इनकम टैक्स का स्लैब कहते हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है उसको एक्चुअली छूट मिल रही है। जो 12 स्लैब थे अब वो 12 से 7 कर रहे हैं, और उसमें तकरीबन 40 से 45 अरब रुपए की छूट मिल रही है। जो तनख्वाहदार तबका है, जो आपको तनख्वाह मिल रही है, मुझे तनख्वाह मिलती है, हमारे ऊपर कुछ बोझ उसका कम होने चला है। जी अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये तो एक आम आदमी के लिए है, आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि इतना बोझ नहीं होगा, लेकिन अगेन जो टैक्स कलेक्शन का हदफ इन्होंने रखा है, क्या ये अचीवेबल है उस सूरत में जबकि गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान ऑलरेडी ट्रस्ट डेफिसिट बहुत था? यानी खान साहब जैसा शख्स जो चैरिटी में बड़ा पैसा इकट्ठे करते थे, उनको टैक्स कलेक्शन में इतना प्रॉब्लम रहा, तो एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके खिलाफ इतना बड़ा नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया है कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, वो ये टैक्स कलेक्शन का हदफ पूरा कर पाएंगे? तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ जो टैक्स कलेक्शन है वो एटलीस्ट 30% जो है वो तो डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन 70% आप समझिए कि इनडायरेक्ट आती है, और अगर आप उसमें विद होल्डिंग टैक्सेस जमा कर लें तो ये कहीं 85% तक चली जाती है। तो ये आपके और मेरे बस में नहीं है कि हम अपना टैक्स रोक लें। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हो जाता है, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, अशिया के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, टेलीफोन के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, तो तकरीबन 80 से 85% टैक्स ऐसा है जो इनडायरेक्ट है, और वो हुकूमत कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लेती है। आपका सवाल अच्छा है कि इस साल हमने लगभग, हमें बताया जा रहा है कि 6000 अरब का टैक्स कलेक्शन हुई है, और अगले साल का हद रखा है इन्होंने 7000 अरब का। 15% का मेरे हिसाब से इजाफा बनता है। 15% का इजाफा कोई इतना बड़ा इजाफा नहीं है। मुमकिनात में से है कि 7000 अरब के बड़े करीब पहुंच जाएंगे नेक्स्ट ईयर। डॉक्टर साहब, इस बजट को हम न्यूट्रल बजट कह सकते हैं? वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सवाल मेरा बड़ा जुमानी होगा, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन नहीं थी, यानी पार्लियामेंट के अंदर कोई अपोजिशन नहीं थी जो बजट कॉपियां फाड़ती, बजट कॉपियों को लहराती, और वो हेडफोन लगाने की बजाय उनको ये रुकवाना पड़ता है स्पीकर को कि नहीं, आप अपोजिशन की भी सुन लें। तो इस बजट को आप इतना गैर जानिबदार या न्यूट्रल बजट कह सकते हैं कि हुकूमत ही हुकूमत नजर आई हर तरफ? डॉक्टर साहब, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है उसके आजकल जुमानी है, और जुमानी से भी ज्यादा कई मतलब निकाले जा रहे हैं। हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब ने न्यूट्रल का मतलब कुछ और भी निकाला था। देखिए, जो बजट है वो इंतहाई चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। इस वक्त जो माहौल है, माशी माहौल जो है, आप यकीन जानिए कि मैं 25-30 साल से पाकिस्तान की मईशत का तालिब इल्म हूँ, और अभी तक मैं मेरे करियर में इतने बड़े चैलेंजेस जो इस वक्त हुकूमत फेस कर रही है मैंने पहले नहीं देखे। तो निहायत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, और पिछली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा, पाकिस्तान का बुलंद तरीन तिजारत का खसारा, और स्टेट बैंक में सिर्फ 10 अरब डॉलर छोड़ के जा रही। तो बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था, और उसमें मैं समझता हूँ कि जो बजट इन्होंने बनाया है इज क्वाइट अ बैलेंस्ड बजट, इज अ फेयरली बैलेंस्ड बजट। राइट। SPI आज बताया गया कि 24% शो कर रहा है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। ये कितना सिग्निफिकेंट है डॉक्टर साहब? जी, आप सही वाला इंडेक्स देख रहे हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहलाता है, और यही सही इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें खाने पीने की अशिया जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं। हम जनरली वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है एक दूसरी अफराते दर की शरह जो है उसको देख लेते हैं। इसमें मजीद इजाफा होने वाला है। महंगाई का मैं समझता हूँ कि एक तूफान हमारा दरवाजा जो है वो खटखटा रहा है, और उसकी वजह ये है, दो वजूहात समझ। एक तो वजह ये है कि आलमी मंडियों में जो तेल की कीमत तेजी से बढ़ी है, और साबिक वज़ीर आज़म साहब ने जो सब्सिडी का ऐलान कर दिया था, अब वो सब्सिडी खत्म हो रही है और हम आलमी मंडियों के कहीं बराबर पहुंच रहे हैं। 60 रुपए इजाफा आपने देख लिया है। मेरा ये ख्याल है कि मजीद 30 रुपए पेट्रोल के अंदर और मजीद 50 या 55 रुपए डीजल के अंदर आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि अगले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में ये इसका ऐलान भी शायद कर दिया जाएगा। अब जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो मईशत के अंदर हर चीज की कीमत बढ़ जाती है।
लेकिन अब फार्म से सब्जी आनी है, गंदम आएगी, आटा मिल से आएगा मार्केट तक, फ्रूट आएगा, तो हर चीज का एक वो ट्रांसपोर्टेशन का एलिमेंट है। ट्रकों के किराए बढ़ जाते हैं, बसों की टिकटें बढ़ जाएंगी। तो एक और तूफान हमने देखना है महंगाई का। लेकिन अच्छी खबर इसमें हम ये डाल सकते हैं कि एक दफा ये पूरा का पूरा जज्ब हो जाएगा जब, तो शायद 3 से 6 महीने के बाद कुछ स्टेबिलिटी सामने आए कीमतों के हवाले से। डॉक्टर साहब, ये बात तो आपकी 100% मैं इससे मुत्तफिक हूँ। मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ के ऊपर इसका असर जाता है। लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट ये ज़रा फिनोमेना मुझे समझा दीजिएगा जो मेरी समझ से बाहर है, कि इस हुकूमत के जो इकोनॉमिक साइंटिस्ट हैं वो बैठकर हमें ये तौजीहात पेश कर रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस अगर हम बढ़ाते हैं तो इससे हम डॉलर को कमज़ोर कर देंगे और रुपए की कदर बढ़ जाएगी। ये ज़रा मुझे फिनोमेना में समझा दें अगर आपकी समझ में आता है, या फिर अगर गलत बयानी हो रही है हुकूमत की तरफ से तो उसको भी करेक्ट कीजिएगा। देखिए, हुकूमत शायद ये आर्गुमेंट देने की कोशिश कर रही है कि क्योंकि हमने या प्रीवियस गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी थी पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसके नतीजे में पेट्रोल और डीजल की खपत जो है पाकिस्तान में वो तकरीबन 28% बढ़ गई थी। अब अगर आपको कोई सस्ती चीज मिल रही हो तो वो दुनिया में एक इकोनॉमिक्स का बुनियादी असूल है कि लोग उसका इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 28% बढ़ गई थी। अब वो तेल और पेट्रोल और डीजल जो है हम तकरीबन 90% मुल्क के बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हुकूमत शायद ये आर्गुमेंट देने की कोशिश कर रही है कि क्योंकि पेट्रोल महंगा हो जाएगा उसके नतीजे में लोग इसको कम इस्तेमाल करेंगे और हमें कम बैरूनी मुल्क से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके नतीजे में शायद रुपया जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत लंबा सा आर्गुमेंट है, मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है। आप डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुल्क के मारूफ माहिर मुआशी उमूर, आपने हमारे लिए एक्सक्लूसिवली वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ओवरऑल डिस्कशन की कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अभी क्या हो रहा है, और एक दूसरा एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपने डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की राय के ज़रिए सुना। ख़वातीन हज़रात, बात सिर्फ इतनी सी है कि अल्फाज और आदाद शुमार चाहे किसी भी गोरख धंधे के तहत आप तक पेश किए जाएं, जब तक रिलीफ ट्रांसलेट होकर पब्लिक को नहीं पहुंचता, हमारे और आपके लिए बजट सिर्फ बराए नाम बजट है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।